आज के इस वीडियो में हम महाराणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बाबर के पूर्व जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बाबर मध्य एशिया के शासक थे, फरगना और समरकंद के, और वहाँ से उनको अपदस्त करके यानी खदेड़ दिया गया था और ये काबुल वाले इलाके में अधिकार करके शासन कर रहे थे। परंतु वो बहुत महत्वाकांक्षी थे और काबुल के छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं थे, यानी अफगानिस्तान वाले इलाके से। और उसमें भारत में उन्होंने राज्य स्थापना के लिए स्थितियाँ अनुकूल देखी, क्योंकि जो भारत के शासक थे, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उनसे उनके संबंधी बड़े रुष्ट थे। दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने तो बाबर को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भी भेजा था। तो ऐसी अनुकूल स्थितियों को देख करके उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमणों की एक श्रृंखला में अंतिम जो आक्रमण हुआ वो पानीपत का युद्ध हुआ उस दौरान, और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त हुआ और भारत में इन दिल्ली सल्तनत की का अंत हो गया और मुगल वंश की सत्ता की स्थापना हो गई। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इस प्रकार से दिल्ली और आगरा वाले इलाके में मुगल वंश की सत्ता की स्थापना हो गई। अब उसके बाद में लेकिन दूसरे जो इलाके थे वो अब भी अफगानों के नियंत्रण में थे, अफगान सत्ता के नियंत्रण में थे। इसके साथ साथ राजस्थान में राजपूताने में महाराणा संग्राम सिंह एक बहुत बड़ी शक्ति थे उस समय। तो उन दोनों शक्तियों के साथ निपटना आवश्यक मानते थे भारत में निष्कंटक राज्य स्थापना के लिए कौन? बाबर। दूसरी ओर महाराणा संग्राम सिंह के बारे में आप जानते ही हो, उन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध सफल युद्ध संचालन करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित कर लिया था। और अब बाबर के आने से जो सियासी घटना चक्र काफ़ी बदल चुका था। उन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, उनके कारणों के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो संघर्ष के कारणों की चर्चा हम करते हैं। इसे जो प्रथम कारण माना जाता है वो बाबर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसका नाम था बाबरनामा। बाबर की पुस्तक का नाम था बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। उसमें उन्होंने सांगा के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाया है। सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। सांगा पर विश्वासघात का आरोप, सांगा पर विश्वासघात का आरोप किन्होंने लगवाया है? किन्होंने लगाया है? बाबर ने। उन्होंने यानी बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि जब वो काबुल के शासक थे तब सांगा ने एक दूत भेजा था बाबर के पास, इसके लिए कि बाबर यदि दिल्ली वाले इलाके पर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है, तो पीछे से आगरा वाले इलाके पर अधिकार कर देगा कौन? आक्रमण कर देगा कौन? सांगा। परंतु जैसा कि बाबर ने लिखा है कि उसने दिल्ली भी जीत लिया, आगरा भी जीत लिया, और इस युद्ध में सांगा ने कोई मदद नहीं की। इस आधार पे एक इतिहासकार हैं रसब्रुक विलियम, इन्होंने भी समर्थन किया बाबर की बात का, रसब्रुक विलियम ने। परंतु यह कथन सत्य या नहीं, बाबर का विश्वासघात का आरोप सत्य या नहीं, इसका परीक्षण किया जाए तो यह बेबुनियाद लगता है। कैसे? कि बाबर विदेशी शासक था, सांगा यहीं का शासक था, तो भारत में सहायता की आवश्यकता बाबर को थी, न कि सांगा को। और आपको यही पता है कि सांगा उनको 2 बार युद्ध में पहले पराजित कर चुका था। किसको? इब्राहिम लोदी को। तो फिर उसको बाबर की मदद की कहाँ आवश्यकता थी? उसके बाद में दूसरे जो फारसी वृत्तांत है उसमें इस संधि के संबंध में कोई जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। आपको यही पता है कि राजपूत वचन के पक्के होते हैं। अगर सांगा ने इस प्रकार का समझौता किया होता बाबर के साथ तो वो अवश्य ही युद्ध में जाता बाबर की मदद करने के लिए। इसके साथ साथ आपको यही पता है कि बाबरनामा में बाबर ने दौलत खान लोदी के साथ और आलम खान लोदी के साथ जो संधियाँ हुई उनका विस्तृत वर्णन किया है, परंतु सांगा के साथ जो संधि हुई उसका कोई विस्तृत वर्णन नहीं किया। उसके बाद में खानवा के युद्ध में महमूद लोदी सहित हसन खां मेवाती सहित जो भी राजपूत सेना के पक्षधर थे अफगान, उन्होंने जो भाग लिया, यदि उनको ये पता होता कि बाबर के यानी सांगा के निमंत्रण के ऊपर बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है, तो कभी भी अफगान सैनिक राजपूती सेना का या सैनिकों को यानी सांगा की मदद नहीं करते। तो ये आरोप एक बेबुनियाद सा लगता है। उसके बाद में एक शोधकर्ता है वंदना पाराशर, उन्होंने कहा है कि ये बाबर का आरोप बेबुनियाद है, और उन्होंने ये कहा है कि सांगा दिल्ली का शासक बनना ही नहीं चाहता था, वो तो महमूद
लोधी को, जो इब्राहिम लोधी के छोटे भाई थे, उनको शासक बनाना चाहता था, आश्रित राज्य के रूप में उसको रखना चाहता था। और इसे यानी खान वाहिद से पहले बाबर ने स्वयं संधि करने का प्रयत्न किया था सलाहुद्दीन तंवर के माध्यम से। और जब सांगा ने संधि की वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया, संधि को स्वीकार नहीं किया, तब बाबर ने क्रुद्ध होकर के सांगा के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाया और युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, जैसा कि वंदना पाराशर ने कहा है। तो इन सभी तर्कों को देख करके ये लगता है कि हमारा बाबरनामा में लगाया गया सांगा पर विश्वासघात का आरोप बेबुनियाद है। उसके बाद में दूसरे कारण की चर्चा करें तो वो है राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, या यूँ कहें कि उत्तर भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना का लक्ष्य, एक छत्र राज्य की स्थापना। इब्राहिम लोधी की हार के बाद में सांगा ने यह सोचा था कि बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर की भांति धन लूट करके चला जाएगा, परंतु बाबर ने यही रहने का निश्चय कर लिया। अब दो शक्तियां होगी, मुख्य सांगा और बाबर, अतः एक ही राज्य हो सकता था। यानी इस प्रकार के महत्वाकांक्षी शासकों के बीच संघर्ष होना सुनिश्चित था। उनमें संघर्ष होता तो एक की विजय होती, वही अस्तित्व में रहता, दूसरे का अंत होना सुनिश्चित था। अतः बाबर और सांगा में भी होना निश्चित ही था, क्योंकि वो एक समय में उत्तर भारत में एक साथ शासन नहीं कर सकते थे। उसके बाद में तीसरा जो कारक है वो ये आ जाएगा, सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के इलाकों पर अधिकार। सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के इलाकों पर अधिकार। जब पानीपत का युद्ध हो रहा था तब सांगा ने अवसर देख करके रणथंभौर वाले इलाके के ऊपर अधिकार कर लिया। वहाँ के आसपास के जो 200 के आसपास गांव थे उनको जीत लिया गया, और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम परिवार रहते थे, उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। और इस प्रकार के व्यवहार से बाबर बड़ा क्रुद्ध हुआ, किससे? सांगा से। तो ये भी एक प्रमुख कारण था इस युद्ध का। उसके बाद में चौथा जो कारण है वो ये है कि पानीपत के युद्ध में हार के बाद बहुत सारे अफगान सांगा के दरबार में आए आश्रय के लिए, जिसमें महमूद लोधी है, बाद में हसन खां मेवाती भी आ गया था। तो इस प्रकार से बाबर के शत्रुओं को सांगा ने आश्रय प्रदान किया। तो इस राजपूत और अफगान गठबंधन को अपने लिए बड़ी चुनौती मानते थे कौन? बाबर। तो इसमें क्या जाएगा? सांगा द्वारा अफगानों को शरण देना। सांगा द्वारा बाबर के शत्रुओं को आश्रय देना, ये कारण आ जाएगा। यानी इस प्रकार से अफगानों को आश्रय देने से एक बहुत बड़ा संघ बन गया था बाबर के विरुद्ध, और बाबर नहीं चाहता था कि ये संघ शक्तिशाली बनकर के बाबर के सामने मुश्किलें पैदा करे। उसके बाद में कुछ धार्मिक कारण भी बताए जाते हैं कि बाबर इस्लाम संस्कृति का प्रतिनिधि था, तो राणा सांगा हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक था, तो उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बाबर के साथ युद्ध किया। लेकिन यह बात इतनी ज़्यादा खरी नहीं है, या सत्यता के ज़्यादा करीब नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अफगान कभी भी राणा सांगा की मदद नहीं करते। लेकिन कुछ अंश इसका भी हो सकता है इस युद्ध के पीछे। अब हम देख लेते हैं कि बाबर ने दिल्ली और आगरा वाले इलाके पर तो अधिकार कर लिया था, लेकिन बहुत सारे स्थानीय केंद्र जैसे इटावा है, जैसे ग्वालियर है, धौलपुर है, बयाना है, इन इलाकों में अब भी अफगानों के शक्ति केंद्र बने हुए थे। तो उसने पहले अपने सेना नायकों को भेज करके धौलपुर ग्वालियर वाले इलाके पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद में मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में बयाना का इलाका भी मुगल सत्ता का क्या बन गया? हिस्सा बन गया। यानी बयाना के ऊपर भी, बयाना ये भरतपुर में है, इसके ऊपर भी अधिकार हो गया। और उसमें सांगा रणथंभौर वाले इलाके में ही था, वहीं से उसने युद्ध की तैयारी के लिए अपने जितने भी सहयोगी राजपूत शासक थे उनको निमंत्रण भेजा। यानी युद्ध की तैयारी के हिसाब से युद्ध में प्रस्थान से पूर्व उन्होंने राजपूत सैनिकों को, राजपूत राजाओं को निमंत्रण भेजा, और उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया बहुत सारे राजपूत सांगा की मदद देने के लिए आए। उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें से मारवाड़ से मालवी,
मारवाड़ में उसमें मारवाड़ से महादेव, मारवाड़ में उसमें शासन था गंगा का। गंगा ने अपने पुत्र महादेव को भेजा। उसके बाद में मेड़ता से रायमल, मेड़ता का जो इलाका है ये राठौरों का ही है, यहाँ से रायमल गए। उसके बाद में तीसरे नंबर सलूम्बर, सलूम्बर वाले इलाके से रतन सिंह गए, रतन सिंह। उसके बाद में सिरोही से अखेराज, सिरोही से अपनी सेना सहित अखेराज, अखेराज। उसके बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर वाले इलाके से राव उदय सिंह। उसके बाद में गोगुंदा, गोगुंदा से झाला सज्जा, झाला सज्जा। फिर सादगी, सादगी वाले इलाके से झाला अज्जा। इसके अलावा पृथ्वीराज, उसके अलावा उत्तर प्रदेश वाले इलाके से चंद्रभान जैसे और भी दूसरे, यानी बहुत बड़ी सेना नायक, बहुत बड़ी सेना लेकर के राणा सांगा क्या सहयोग देने के लिए उपस्थित हो गए। और उसके बाद में उन्होंने, सांगा ने क्या किया, सबसे पहले बयाना वाले इलाके पर आक्रमण किया। और बयाना में उसमें जो दुर्ग संरक्षक था उसका नाम था मेहंदी खवाजा, मेहंदी खवाजा दुर्ग का रक्षक था। इस दुर्ग का बयाना के भरतपुर में है, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण से पूर्व मेहंदी खवाजा ने हसन खां मेवाती, जो उसमें सांगा की सेना में था, उसको रोकने के लिए उसके पुत्र को नाहर खां को भेज दिया कि नाहर खां के जाने से हसन खां मेवाती पीछे हट जाएगा, लेकिन हसन खां मेवाती पीछे नहीं हटा। बाबर ने बयाना की रक्षा के लिए सुलेमान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन वो भी राजपूत सेना को नहीं रोक पाए और बयाना के ऊपर अधिकार हो गया। और ये अंतिम विजय थी, यानी सांगा की बयाना विजय अंतिम विजय साबित हुई। अब हम देख लेते हैं कि बयाना के अधिकार के बाद में राजपूत सैनिकों ने वहाँ पर अपना नियंत्रण सुनिश्चित किया। और उसके दूसरी ओर बाबर क्या कर रहा है, बाबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि फरवरी 1627, 16 फरवरी 1527 के आसपास आगरा छोड़ दिया बाबर ने और फतेहपुर सीकरी वाले इलाके में आ जाते हैं। फतेहपुर सीकरी वाले इलाके में उन्होंने अपनी सेना नायक को बुला लिया, वहाँ पर मोर्चाबंदी कर ली। और वहीं पर क्या होता है कि बयाना में हारे हुए मुगल सैनिक पहुँचते हैं फतेहपुर सीकरी में, और उन्होंने राजपूत सैनिकों की वीरता का वर्णन किया। और उनकी वीरता कौन, राजपूती सैनिकों की वीरता, साहस को सुन करके मुगल सेना के हौसले पस्त हो गए और उनमें निराशा घर करने लगी। उसी दौरान क्या हुआ, मुगल सेना में एक ज्योतिषी थे जिनका नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने घोषणा की कि मंगल का तारा पश्चिम में है और इस वजह से जो पश्चिम से युद्ध लड़ेगा वो जीतेगा, इसका मतलब पूर्व से युद्ध लड़ेगा वो हारेगा। और उसमें पूर्व में कौन थे, मुगल थे। तो इससे भी क्या हुआ, वातावरण और ज़्यादा निराशाप्रद बन गया। ऐसी स्थिति में बाबर ने अपनी सेना में हौसला फूंकने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए ओजस्वी भाषण दिया और कहा कि जीवन मरण जीवन की आम घटनाएं हैं, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। उसने कहा कि भविष्य में मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, शराब के सारे बर्तन तुड़वा दिए गए। और कहा कि मैं इस्लाम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा, इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूँगा। और इसके अलावा सैनिकों से लिया जाने वाला तमगा नामक कर भी मैं नहीं लूँगा। और उसके बाद में उन्होंने युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। बाबर ने युद्ध को क्या घोषित कर दिया, जिहाद, यानी जंगी घोषित कर दिया। सभी सैनिकों में इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, सैनिकों में नव साहस का संचार हुआ और उन्होंने मरण तक, अंतिम समय तक युद्ध करने की कसमें खाई। और उसके बाद में बाबर फतेहपुर सीकरी से कुछ मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित खानवा के मैदान में आ जाता है और वहाँ पर अपनी सेना की मोर्चा बना देता है। दूसरी ओर बयाना विजय के बाद में सांगा ने गलती की, कौन सी, वह सीधे फतेहपुर सीकरी की ओर न जा करके टेढ़ा मार्ग अपनाया। इस प्रकार से भुसावल होते हुए, एक जगह का नाम है भुसावल होते हुए फतेहपुर सीकरी पहुंचने का निश्चय किया। और इस वजह से 1 महीना उनका ऐसे ही व्यर्थ चला गया। और उनका जो इस प्रकार के मार्ग को चुनने का उनका उद्देश्य था ताकि दिल्ली और काबुल से आने वाली बाबर की रसद आपूर्ति को रोका जा सके। परंतु
इसका नुकसान सांगा को ही हुआ। दूसरी ओर बाबर को इस दौरान खानवा के मैदान में एक अच्छे स्थान का चयन करने में और अपनी सेना का सैन्य संयोजन करने में बड़ा समय मिला और उन्होंने आसानी से सैन्य संयोजन कर लिया। जब सांगा घूम फिर करके खानवा के मैदान में पहुंचा तब न तो उनको उपयुक्त भूमि मिली और न ही इतना समय मिला कि अपनी सेना को सही ढंग से संयोजित कर पाए। यदि बयाना युद्ध के तुरंत बाद सांगा संगठित मुगल सेना के ऊपर आक्रमण कर देता तो इस युद्ध में सांगा की जीत के ज़्यादा अवसर थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अब हम देखते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। ये खानवा भरतपुर में है। तो जैसा कि आपको पता है दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने पड़ी थी। जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, फारसी इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि सांगा की सेना कई गुना ज़्यादा थी बाबर की तुलना में। यद्यपि ये सही है कि सांगा की सेना बाबर की तुलना में ज़्यादा तो थी, लेकिन कई गुना वाली बात नहीं थी। उसके बाद में राजपूती जो सेना थी वो परंपरागत पैदा की तलवारों युक्त सैनिकों युक्त सेना थी, जबकि बाबर की सेना के पास उस समय एशिया के सबसे तीव्रगामी घुड़सवार सैनिक, इसके साथ तोपखाना और बंदूकची भी थे, जो कि इन चीज़ों का राजपूतों के साथ पूरी तरह से अभाव था। उसके बाद में सांगा ने अपने सैन्य संचालन या सैन्य संयोजन परंपरागत राजपूत शैली के आधार पर किया, जबकि बाबर ने और वैज्ञानिक तरीके से अपनी सेना का संयोजन किया। उसके बाद में युद्ध से पहले ही, यानी खानवा के युद्ध से पहले भी, जैसा कि कर्नल टोड ने लिखा है, बाबर ने प्रयास किया था संधि का सलहदी तमर के माध्यम से, परंतु नकार दिया सांगा के द्वारा। उसके बाद में मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में 9 बजे यानी प्रातः के 9 बजे युद्ध आरंभ हो जाता है। रणभेरी बद उठती है और कि इन सैन्य संयोजन के बारे में अगर चर्चा की जाए, जो सैन्य संयोजन था बाबर का वो बड़ा ही वैज्ञानिक था। देखिए कैसे इस प्रकार से बाबर ने बैलगाड़ियां आगे रखवा के, सेना के आगे बैलगाड़ियां रखवा रखी थी, बीच में जगह छोड़ रखी थी और बैलगाड़ियां आपस में लोहे की जंजीरों से जुड़ी हुई थी। इन बैलगाड़ियों के पीछे तिपाहियां 3 पैरों वाली, जिसके ऊपर तोपें रखी जा सकती हैं, वो तोपची खड़े थे, इसके साथ बंदूकची इन बैलगाड़ियों के पीछे खड़े थे और इनके बीच में जगह इसे छोड़ी थी ताकि आसानी से अश्वारोही सैनिक यहाँ से निकल करके राजपूत सैनिकों के ऊपर आक्रमण करें और वापस भी आ सकें। इसके अलावा यहाँ पर तुलुगमा दस्ते भी उतर रखे थे। ये जो तुलुगमा दस्ते थे ये बड़े ही भयानक थे, बड़े ही घातक थे। ये ऐसे इस प्रकार से जाते और यहाँ पर पार्सल, यानी यहाँ से राजपूत सेना थी, ये मुगल सेना, ये यहाँ इनकी रक्षा पंक्ति है, रक्षा लाइन है, यहाँ पर इनका तोपखाना, वह बंदूकची और ये तुलुगमा दस्ता। उसके बाद में पीछे बाबर, उसके बाद में उसके रिजर्व सैनिक और भी थे। यहाँ पर बाबर सांगा ने भी एक रक्षा पंक्ति तो बनाई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं थी, मुकाबला करने में इतनी समर्थ नहीं थी। तो क्या होता कि इधर की राजपूत सेना हो जाएगी, अब करते हैं युद्ध के बारे में चर्चा। 9 बजे युद्ध आरंभ होता है और प्रथम बार राजपूत सेना के बाएं हिस्से ने मुगल सेना के दाएं हिस्से के छक्के छुड़ा दिए, यानी मुगल सेना के हौसले पस्त होते देख करके प्रथम आक्रमण में मुगल सेना के लड़खड़ाने की वजह से धैर्यवान और विवेकशील बाबर ने क्या किया, दूसरे मुगल सैनिकों को राजपूत सेना का मुकाबला करने के लिए भेज दिया और कुछ समय बीता। उसके बाद में मुगल तोपखाने और बंदूकियों ने कमाल दिखाना शुरू किया। मुगल तोप के गोलों की गर्जना और आग उगलती हुई गोलों और गोलियों ने राजपूत सेना में खलबली पैदा कर दी, क्योंकि राजपूत सैनिक और हाथी
बंदूकों यानी गोलियों और गोलों के साथ युद्ध करने में अभ्यस्त नहीं थे, और उनके जो हाथी थे वो पीछे मुड़ करके राजपूत सेना में ही कोलाहल मचाना आरंभ कर दिया। उसके बाद में राजपूत सेना में जब खलबली मच गई, तब राणा सांगा खुद युद्ध में आकर के युद्ध संचालन करने लगे, यानी युद्ध में हिस्सा उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध में भागीदारी कर ली, अपनी आप को उपस्थित कर लिया, और एक तीर लगने से वो अचानक मूर्छित हो जाते हैं। तो राजपूत सेना में सांगा के मूर्छित हो जाने के बाद में जो मालदेव जैसे सरदार थे, जो सहयोगी थे, उन्होंने सांगा को युद्ध क्षेत्र से हटाया। और क्योंकि राजपूत सैनिकों का मनोबल कम नहीं हुआ, क्योंकि जब उनको पता चले कि सांगा मूर्छित हो गए तो हो सकता है वो युद्ध छोड़ करके भाग जाएं, अतः झाला अज्जा को राणा सांगा के राज्य चिन्ह पहनाया गया। झाला अज्जा इनको पहनाया गया, झाला अज्जा। परंतु कुछ समय बाद में राजपूत सैनिकों को ये पता चल गया कि राणा सांगा मूर्छित होकर के युद्ध क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं, और उनमें एक प्रकार से निराशा की भावना पैदा हो गई, और राजपूत सेना धीरे धीरे युद्ध स्थल से भाग हुई। दोपहर तक इस युद्ध का परिणाम आ गया, और बाबर को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ब्रह्म लोधी के साथ युद्ध में जरूर उसकी बड़ी कामयाबी हुई थी, परंतु यह युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत के युद्ध से भी ज़्यादा दुर्गामी परिणाम वाला था इसके लिए, बाबर के लिए। और राजपूतों के लाशों की किले बनाए गए और उनके सिरों की मीनारें बनाई गई, और बाबर ने युद्ध विजय के बाद में गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। इस प्रकार से इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, राणा सांगा की बुरी हार होती है और बाबर की विजय होती है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे युद्ध के परिणामों के बारे में और बाबर के सांगा के अंतिम दिन।